क्लास 12th चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट यानी सारणिक के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्रिक्स का हमने 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 के सवालों को सॉल्व करने के बाद आज हम डिटर्मिनेंट चालू कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, सारणिक। और थोड़ा सा हम लोग इस पर फोकस करेंगे सारणिक के बारे में। ध्यान दीजिए, सुनिए। सारणिक देखिए, सारणी क्या है तो मैट्रिक्स का ही एक रूप है। हम कह सकते हैं कि सर यह आव्यूह से ही रिलेटेड है। जैसे आव्यूह में हमने आपको बताया कि पंक्ति होता है, स्तंभ होता है, उसके बाद कोटि होता है, एलिमेंट होते हैं, सारा का सारा मैट्रिक्स का ही वो रहेगा। लेकिन सवाल क्या है कि सारणिक हम कहते किसको है, तो ध्यान दीजिएगा, हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि सर जितने भी वर्ग आव्यूह हैं, वर्ग आव्यूह को सारणिक कहते हैं। ध्यान दीजिए, वर्ग आव्यूह को क्या कहते हैं बाबू, सारणिक कहते हैं, सारणिक कहते हैं। यानी अगर कोई भी मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है और वो यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उसे डिटर्मिनेंट कह सकते हैं। जैसे बात को समझिएगा, ए बराबर हमने दिया 157, यह सारणिक नहीं कहलाएगा क्योंकि वर्ग आव्यूह नहीं है। और वर्ग आव्यूह के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो, वही आपका वर्ग आव्यूह कहलाता है। यानी वर्ग आव्यूह किसको कहते हैं तो बाबू जहां पे पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो जाए उसी को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो ये आपका सारणिक नहीं रहा। क्यों सर? क्योंकि पंक्ति एक है और स्तंभ 3 है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें कहना होगा कि यह सारणिक नहीं है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम एक सवाल देते हैं कि सर बी बराबर मान लीजिए 1573, अगर ये हम देखें तो पंक्ति भी 2 है और स्तंभ भी 2 है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि सर ये हमारा डिटर्मिनेंट है, यह हमारा डिटर्मिनेंट है। यानी ध्यान रखिएगा कि डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं तो बाबू मेरे, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, कोई भी अगर वर्ग आव्यूह दिया गया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास दिया गया हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया हो, उसी को हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट कहेंगे। देखिए, मुख्यतः यहाँ पे 3 प्रकार के डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ना है। एक तो सर 1 क्रॉस 1 का, जैसे बात को समझिए, हम ये लिखते हैं a बराबर 5762, ध्यान देना 5762। अगर यहां से अगर इसी बात को डिटर्मिनेंट में लिखना होगा तो जानते हैं 5762 दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। यानी अगर आप डिटर्मिनेंट एनसीईआरटी को देखिएगा तो अगर इस तरह से घुमाया हुआ है तो हम लोग समझते हैं कि मैट्रिक्स है, और इस तरह से दिया गया है तो यह डिटर्मिनेंट। हालांकि ये भी डिटर्मिनेंट है और हम इसे भी मैट्रिक्स कह सकते हैं। मैट्रिक्स में हमने क्या बताया था कि जब नंबर को आप वर्ग या आयताकार के रूप में सजाते हैं तो वो आव्यूह है, दोनों का दोनों आव्यूह है। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी को फॉलो करें तो ये एनसीईआरटी के द्वारा हम कहेंगे क्या यह मैट्रिसेज है और ये क्या है, डिटर्मिनेंट। यानी जब भी आप डिटर्मिनेंट लिखिएगा तो ये जो आप इस तरह से घुमा रहे हैं ना, इसको मत घुमाइएगा, बस 2 पाई आप दे दीजिएगा और दिखा दीजिएगा कि यह डिटर्मिनेंट है। जैसे देखिए, बी बराबर अगर हमें कहना होगा तो 9762 क्या है, ये मैट्रिक्स भी है क्योंकि हमने डिफिनीशन में ही दिया है कि वर्ग आव्यूह ही डिटर्मिनेंट कहलाता है। वर्ग आव्यूह ही क्या कहलाता है बाबू, डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो ये आपका क्या है, डिटर्मिनेंट है। सी बराबर यदि हमें कहना होगा 1 2 3 4 5 7 609, ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। कैसे सर? तो नंबर ऑफ रो देखे 3, नंबर ऑफ कॉलम देखे 3, यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या जब बराबर हो जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सारणिक कहते हैं। जैसे डी बराबर यदि हमें कहना होगा, डी बराबर मान लिया केवल हम 5 कह दिए, क्या यह डिटर्मिनेंट है? तो हाँ बाबू, डिटर्मिनेंट है। कैसे? क्योंकि सर पंक्ति भी एक है और स्तंभ भी एक है। यानी कहीं पर भी अगर पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर है उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जहां पर पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो, जहां पर पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो, उसी को हम क्या कहते हैं बाबू, डिटर्मिनेंट कहते हैं, सारणिक कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें। जैसे मान लीजिए कि ई बराबर यदि हमें कहना होगा, ई बराबर 1732, ये क्या है, आपका डिटर्मिनेंट है। अब हम आगे आते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। जो लोग अगर मैट्रिक्स नहीं भी समझे होंगे उनको भी समझ में आ जाएगा।
ये मान लेते ए और ये ए है, ये ए और ए है, ये ए और ए है। क्योंकि आपको बताए हुए मैट्रिक्स में कि बाबू मेरे ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है। आपको ये भी बताए हुए हैं कि ये C1 होता है, ये C2 होता है, ये C3 होता है, बताए हुए ना। अब यहां से अगर हम सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं पता है? देखो, अगर लिखना होगा तो ये R1 है तो 1 1 1, ये R2 है तो 2 2 2, ये R3 है तो 3 3 3। अब इसके बाद यदि हमें लिखना होगा तो ये C1 है तो 1 1 1, C2 है तो 2 2 2, C3 है तो 3 3 3। आपको ये मैट्रिसेज में हमने 3.1 में ही बता दिया है, अगर आप उसका वीडियो भी देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये आपका क्या है? 3x3 का है, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिटर्मिनेंट का। यानी आपको डिटर्मिनेंट समझना है तो तीन तरह के डिटर्मिनेंट मिलेंगे। एक तो मिलेगा बाबू 1x1 का, एक मिलेगा 2x2 का, 2x2 का, और एक मिलेगा 3x3 का। यानी तीन तरह के डिटर्मिनेंट क्लास 12 में पढ़ना है, 1x1 का, 2x2 का और 3x3 का। ये कभी भी ध्यान में रखिएगा, अगर कोई आपसे कह दे कि बाबू मेरे 5 7 1 2 3 5, क्या यह डिटर्मिनेंट होगा? तो आप क्या कहिएगा? बोलिए, क्या यह डिटर्मिनेंट होगा? कभी नहीं होगा। तो सर क्योंकि इसमें पंक्ति 2 है और स्तंभ 3 है, तो पंक्ति 2 हो जाए स्तंभ 3 हो जाए तो ये कभी भी डिटर्मिनेंट नहीं होगा। डिटर्मिनेंट होने के लिए ये जरूरी है कि आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर 3x3 हो जाए, 2x2 हो जाए, 1x1 हो जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान में रखिएगा, तीन तरह के डिटर्मिनेंट आपको पढ़ने हैं, 1x1 का, 2x2 का, 3x3 का, 1x1 का, 2x2 का और 3x3 का। यही तीन तरह के डिटर्मिनेंट हम आपको पढ़ाने वाले हैं। चलिए आगे आते हैं, तो हम क्या हेडिंग देंगे कि सर 1x1 कोटि के सारणिक का मान। सुनो पहले बात अच्छे से, सारणिक का मान। देखो मैट्रिक्स में क्या था? हमें वैल्यू निकालने का कोई जरूरत नहीं था। मैट्रिक्स में हम आव्यूहों को जोड़ना सीखे, घटाना सीखा, अधिक से गुना करना सीखे, दो आव्यूहों का गुना करना सीखे, लेकिन मान निकालना हमने मैट्रिक्स में नहीं सीखा है। यहाँ पे आपको मान निकालना सीखना है। और क्या कि बाबू मेरे 1x1 कोटि के सारणी का मान हम कैसे निकालेंगे, वही अभी हम आपको चर्चा करेंगे कि 1x1 कोटि के सारणी का मान कैसे निकलता है। सुनो, आपके समक्ष a बराबर 1x1 कोटि का दिया गया है 5, और देन तो डिटर्मिनेंट a इक्वल टू व्हाट? यहां पे थोड़ा सा आप लिख भी सकते हैं। देखिए सारणी कहते हैं, और इसे डिटर्मिनेंट a या DET a द्वारा सूचित करते हैं, ठीक, द्वारा सूचित करते हैं। यहां पे सवाल क्या हम बता रहे हैं कि सर 1x1 कोटि के सारणी का मान कैसे निकलता है? a बराबर डिटर्मिनेंट 5 दे दिया गया है, डिटर्मिनेंट 5, तो डिटर्मिनेंट a का वैल्यू पूछ रहा है। अब यहां पे थोड़ा सा आप इसका कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आपके पास a11 आ जाए और तब आपसे कहे कि डिटर्मिनेंट a बताइए, तो आप डायरेक्ट a11 ही लिख देना, वही आंसर बन जाएगा। ठीक है ना? a11 लिख दिया, वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहां पे डिटर्मिनेंट a निकालना है, तो डिटर्मिनेंट 1x1 का है ना, तो बस यही 5 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, अगर हम एक और सवाल समझाते हैं, जैसे मान लो कि b बराबर, हम कह रहे हैं कि b बराबर हमारे पास 10 दिया गया है, और तब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए डिटर्मिनेंट a क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट a नहीं, क्या पूछ रहा है? b का मान पूछेगा। कोई टेंशन नहीं, डिटर्मिनेंट b इक्वल टू क्या कहेंगे? 10 ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके समक्ष ये दे दे कि a बराबर -15, और तब आपसे कहे कि बता दीजिए कि डिटर्मिनेंट a कितना होगा, तो कोई टेंशन नहीं है बाबू। क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट a इक्वल टू -15 है ना, तो -15 लिख दिया जाता है। यानी a11 का अगर मैट्रिसेज दिया गया, डिटर्मिनेंट दिया गया है, और उसका मान यदि आपसे पूछा जाए, तो बस वही मान लिख दिया जाता है। a11 है तो a11 ही हो गया।
चाहे अब ए का 1 क्रॉस 1 का कोई भी डिटर्मिनेंट दे दे और उसका वैल्यू आपसे पूछ दे, कोई टेंशन नहीं, जो दिया गया है उसी को लिख देना है, जो दिया गया है उसी को लिख देना है, जो दिया रहेगा उसी को लिख देना है। तो 1 क्रॉस 1 कोटि के सारणी का मान समझ गए होंगे। अब आते हैं अगली कड़ी में। तो बाबू मेरे 2 क्रॉस 2 कोटि के सारणी का मान, 2 क्रॉस 2 कोटि के सारणिक का मान, सारणिक का सुनो, 2 क्रॉस 2 कोटि के सारणी का ध्यान देना। देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास दिया गया है a बराबर a11 a12 a21 और a 2 क्रॉस 2 का है ना। ठीक, अब इसका यदि डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये ध्यान में रखिएगा क्या कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई चलता है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी a11 इंटू a22 माइनस a12 इंटू a, मतलब समझ आया कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना और माइनस का साइन देना, फिर इसका इसके साथ, बस यही होता है। नहीं, पहले हमेशा a11 जहां से स्टार्टिंग होगा उसको पहले लीजिएगा, उसका तिरछा तिरछे गुना, आप फिर उसके बाद वाला लीजिएगा, उसका तिरछा तिरछे गुना कर दिया। ये कब लगेगा? जब 2 क्रॉस 2 कोटि का रहेगा तब। जैसे बात को समझिए, a बराबर मान लो हमारे पास दिया गया 5 7 8 3 दे दिया गया। डिटर्मिनेंट का मान पूछेगा कि बताइए क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? सर 5 क्रॉस 3 माइनस देना है 7 क्रॉस 8 या 8 क्रॉस 7, 5 3 15 माइनस 8 3 का 8 7 56, घटाते हैं 1, 5 में से 1 जाएगा 4, यानी माइनस। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है समझ में? एक और डिटर्मिनेंट हम समझाते हैं 2 क्रॉस 2 का लेकर। a बराबर मान लीजिए -5 3 -2 और 6 ओके, और कहेगा कि इसका मान निकालिए, तो कोई टेंशन नहीं है बाबू, डिटर्मिनेंट a इक्वल टू ये गुना ये होता है, यानी -5 गुना 6, और फिर माइनस का साइन दिया जाता है। क्या लिखते हैं बोलो? 3 क्रॉस -2, यानी -6 5 30 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी का 6, घटा देंगे 6 तो -24। बोलो कोई दिक्कत है तो? ठीक है, यानी इसमें आपको बस यही ध्यान रखना है कि बाबू मेरे इसका इसके साथ गुना, माइनस का साइन लेकर इसका इसके साथ। कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल बताएं, समझ में है? चलिए एक और छोटा सा देख लेते हैं। a बराबर मान लीजिए 5 -3 -6 और 4, और कब कहेगा बताइए इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो डिटर्मिनेंट a इक्वल, बताइए ना, 5 गुना 4 माइनस -6 गुना -5 के 20 -18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए अब आते हैं 3 क्रॉस 3 पर। सुनिए 3 क्रॉस 3 इंपॉर्टेंट है बाबू, सुनो। 3 क्रॉस 3 कोटि के सारणिक का, ठीक ना? अब ध्यान दीजिए, सुनिए 3 क्रॉस 3 कोटि के सारणी का मान हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 3 क्रॉस 3 कोटि के सारणी का मान, ध्यान दो, सुनो। मान लेते हैं आपके समक्ष दिया गया है a बराबर a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a3, ये दिया गया। और यहां से हमें इसका वैल्यू निकालना है बाबू। क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। देखो डिटर्मिनेंट a यदि लीजिएगा, डिटर्मिनेंट a, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट a, तो यहां पे तो 2 क्रॉस 2 था तो क्रॉस मल्टीप्लाई सीख लिए। अगर 1 क्रॉस 1 का था तो डायरेक्ट वही हो जाता था,
लेकिन यदि 3 क्रॉस 3 का है तो कैसे निकालेंगे? तो जानते हैं आप लोग? नहीं, देखिए कैसे होता है, सुनो। जैसे मान लो हमने कहा क्या, A11, सुनो इधर, A11, तो जो 11 आप देख रहे हैं ना, ध्यान देना, इसके इस रो को और इस कॉलम को आप हटा दो। क्या तुम्हारे पास नजर आ रहा है? A22, A23, A32 और A33 आ रहा है नजर? ठीक, अब सुनो, उसके बाद क्या है बाबू? उसके बाद सुनो इधर, उसके बाद -A12, -A12, -A12 लेंगे तो इस ये नंबर लिए ना, तो इसका रो और कॉलम को हटा दो। क्या नजर आ रहा है तुम्हारे पास? A21, A23, A31 और A32। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है? चलिए, अब क्या है बाबू कि अब आगे अगर लेकर चले तो बाबू क्या हो जाएगा? +A13, +A13, यानी 13 लेंगे तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को के किसी भी एलिमेंट को नहीं लेंगे। क्या दिख रहा है आपके पास? A21, A22, A31 और A33। आ रहा है समझ में? यानी जब कभी आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए कह देगा तो A11 लेंगे तो उसके रो कॉलम को छोड़ देंगे, 4 को नजर आएगा। A12 लेंगे तो उसके रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे, उसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे। A13 लेंगे तो उसके रो कॉलम को हम छोड़ देंगे। कोई दिक्कत? अब यहां तक आने के पहले आपके मन में सवाल हो सकता है कि सर ये आप माइनस क्यों लिखे, ये प्लस क्यों लिखे? तो इसके पीछे भी कारण समझ लीजिए। जिस स्थान पर डिटर्मिनेंट दिया गया है उसके रो और कॉलम का सम कीजिए। यदि सम संख्या इवन नंबर आएगा तो प्लस साइन लेगा, और यदि विषम संख्या आएगा ऑड नंबर आएगा तो माइनस साइन लेगा। देखो, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2, सम संख्या तो ये प्लस में है। 1 और 2 जोड़ेंगे तो विषम संख्या है तो ये माइनस में है। 1 और 3 4, सम संख्या है तो प्लस में। तो ये ध्यान में रखिएगा कि यहां पे साइन की जहां तक हम बात करें तो बाबू मेरे सम संख्या है तो प्लस, विषम संख्या है तो माइनस। सम संख्या है तो प्लस, विषम संख्या है तो माइनस। सम संख्या है तो प्लस, विषम संख्या है तो माइनस। सम संख्या है तो प्लस, विषम संख्या है तो माइनस। सम संख्या है तो प्लस और विषम संख्या रहेगा तो माइनस। ये बात समझ में आ गया? अब सवाल ये है, क्या सर यही 3 वो लेना होगा, 821 नहीं लेना होगा? तो नहीं, हमेशा ध्यान में रखिएगा जब आपको सारणिक निकालना होगा तो कोई एक पंक्ति आप ले लेना, कोई एक पंक्ति आप ले लेना, या एक स्तंभ ले लेना, या एक स्तंभ ले लेना, वहीं से मान निकलता ही नहीं कि अभी 3 निकाल दे तो 821 अब लिखे। नहीं, कोई एक पंक्ति हो सकता है आप इससे हल करना चाहे हल कर ले। अगर लगे कि नहीं सर हम इससे हल करना चाहते हैं तो साइन यहाँ पे लिख दिए हैं, इससे हल हो जाएगा। अगर आपको लगेगा नहीं सर हम इससे हल करेंगे, मान में अंतर होगा, तो अंतर कुछ नहीं होगा, उतना ही आएगा। यहां तक कि स्तंभ से भी अगर हल करें ना तभी मान वही आएगा। आप इससे भी सवाल को हल करोगे तो मान में परिवर्तन नहीं होगा, इससे भी हल करोगे तो मान में परिवर्तन नहीं होगा, और इससे भी हल करोगे तो मान में परिवर्तन नहीं। और यहां के बाद क्या करेंगे? यहां के बाद तो आप जानिए रहे होंगे कि 2 क्रॉस 2 वाला रूल फॉलो हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है ना? इसमें हम एक सवाल आपको बताते हैं ताकि आपको बेहतर ढंग से ये समझ में आ जाए। सुनिएगा, चलिए ध्यान देना, सुनो। आप ही की किताब का एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि डिटर्मिनेंट 1 2 4 -1 3 0 4 1। सुनो, और कह रहे इसका मान ज्ञात करें, डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। कोई टेंशन नहीं है, हमने देखा कि अब 3 क्रॉस 3 का है
तो जब 3 क्रॉस 3 का है तो टेंशन तो है नहीं, कंसेप्ट तो क्लियर कर दिए हैं। क्या लिखेंगे कि सर डिटर्मिनेंट, ध्यान देना, डिटर्मिनेंट इक्वल टू, देखो यदि हम 1 लेते हैं, अभी बताए है ना, तो उसके रो कॉलम को छोड़ देना है, तो कितना होगा 3 0 1 4। क्यों सर, रो और कॉलम को हमने छोड़ दिया, ठीक है। चलिए -2 लेते हैं, तो इसके रो कॉलम को छोड़ देंगे, -1 4 0 और, ठीक है। नहीं 2 लिए ना बाबू, तो इसके हाँ ये लिए तो 1, तो ये और ये छूट गया, तो 3 1 0 0। अच्छा यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है ना सर, ठीक है। देखिए अब 2 लिए तो उसके रो कॉलम को छोड़ देंगे, तो क्या बनेगा -1 4 0 0। फिर क्या है प्लस माइनस प्लस 4 लेते हैं, रो कॉलम को छोड़ देंगे, -1 4 3, कोई दिक्कत। अब यहां से क्या लिखेंगे बाबू 1, 3 में 0 से गुना 0, -1 में 0 से गुना, -2 0 माइनस 0 +4 -1 माइनस, ये पूरा पूरी 0 हो जाएगा बाबू, बोलो 0, ये भी 0 +4 -13 चौके 52, यानी ये 52 आंसर हुआ, ठीक है ना। अब समझो, क्या सर इस सवाल को और दूसरे तरीके से बनाए तो इतना ही आंसर आएगा? तो हाँ बाबू, चलो देखो, मान लो कि हम इधर से हल करते हैं, कॉलम से ही हल करते हैं। अब ध्यान देना, प्लस माइनस वाला साइन आपके पास होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यही होता है। चलिए 4 क्या होगा, प्लस में होगा या माइनस में होगा, बताओ? प्लस में, उसके रो कॉलम को छोड़िएगा तो -1 3 4 हो जाए। फिर 0 लेते हैं तो -0, उसके रो और कॉलम को छोड़िएगा तो 1 2 4 1। फिर क्या है, +0 लेंगे तो उसके रो और कॉलम को छोड़िएगा तो 1 2 -1, मान उतना ही आएगा, 52 ही आएगा। चलिए देखिए, लिखना होगा तो 4 -1 -12 माइनस 0 में किसी से गुना कर दे 1 -8 प्लस 0 इंटू 3 माइनस डायरेक्ट लिखे तो समझ जाइएगा ना। चलिए 4 इंटू -13, इधर 0 प्लस 0, 13 चौके, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आप इस सारणी को कहीं से भी हल कीजिए, ऐसे हल करेंगे मान वही आएगा, इससे हल करेंगे मान वही आएगा, इससे हल करेंगे मान वही आएगा, इससे हल कर दे मान वही आएगा, इससे हल कर दे मान वही आएगा, इससे भी हल करेंगे तो मान, ठीक है ना। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत है यहां तक में तो आप पूछ सकते हैं बाबू, ठीक है। एक हाँ है क्या, ठीक है ना। चलिए अब समझिए, एक सवाल है, क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5, थोड़ा सा ध्यान देना। एग्जाम्पल 5 दिया गया है 3x x 1 इक्वल टू कह देगा कि 3 2 4 1। अब कहेगा कि x का मान ज्ञात करें, x इक्वल टू 1। देखो अगर ये मैट्रिक्स रहता तो हम करते क्या, 3 3 के बराबर, x बराबर 2, x बराबर 4, 1 1 के बराबर कर सकते थे। लेकिन यह आपको ध्यान देना होगा कि यह सारणिक है, यह डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट जब है तो पहले इसका मान निकालिए फिर इसका मान निकालिए, तब हल होता है। तो कैसे हल होगा, तो 2 क्रॉस 2 का है, यानी 3 गुना 1 3 माइनस x गुना x स्क्वायर इक्वल 3 गुना 1 3 माइनस 4 दूनी का, बाबू मेरे 3 3 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, x स्क्वायर इक्वल टू 8, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस √8, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। आया समझ में? अगर यही मैट्रिसेज में रहता तो x पंक्ति पंक्ति के बराबर कोटि समान हो तो संगत पद को भी हम बराबर करते हैं, ठीक है।
यहां तक होने के बाद आपका 4.1 का थ्योरी समाप्त होता है। 8 गो सवाल है और ये 8 गो सवाल में से आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। एक बात और समझिए, एक बात समझिए, मान लो तुम्हारे पास एक बात समझाते हैं कि सर k इंटू ए और k इंटू ए डिटर्मिनेंट है, दोनों में अंतर आपको तो समझ में आ गया होगा क्या सर, कि इसमें सर k से a में गुना करके और तब डिटर्मिनेंट निकालना है, और इसमें डिटर्मिनेंट a निकालकर तब k से गुना किया जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, जानते हो क्या? ये आगे प्रॉपर्टीज में आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लेके आगे बढ़े ना। चलिए बाबू सुनिए, बढ़े ना आगे। 4.1 समाप्त कर देते हैं। चलिए आए देखो 4.1 का पहला नंबर को देख लो, स्टार्टिंग यहीं से ले लेते हैं। 2 4 -5 -1 कह रहा है कि इसको सॉल्व कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं। देखो क्या बाबू कैसे सॉल्व होगा, 2 क्रॉस -1 और -5 क्रॉस 4, यानी -2 -1 प्लस 5 चौके 20, 20 में से 2 जाएगा 18। ठीक, दूसरा भी है वो ले लेते हैं, दूसरा का पहला ही, ठीक है ना। कह रहा है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा, उसके बाद क्या है साइन थीटा, और बाबू कह रहा है cos थीटा। देखो 2 क्रॉस 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, cos cos में गुना cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन साइन में गुना साइन स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। चलिए इसका दूसरा भी बता दें, बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, और नहीं तो कहिएगा तो कर देंगे, 10 मिनट में छुट्टी करेंगे, बैठिए। अच्छा ठीक है, 4 नंबर से पहले 3 बता देते हैं, सुनिएगा क्या है। गेट हटा दिए। चलिए दूसरा का दूसरा बन जाएगा, नहीं बनेगा तो पूछ लीजिएगा। तीसरा देख लीजिए, ए बराबर कह रहा है ना, ए बराबर 1 2 4 2, ठीक। कह रहा है कि सिद्ध करे कि क्या सिद्ध करना है कि 2a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट है, ठीक। इसको सिद्ध करना है, चलो देख लेते हैं कैसे। पहले एलएचएस लेकर ही हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, सुन एलएचएस लेकर ही चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। क्या दिया गया बाबू, ए दिया गया है, क्या दिया गया है 2a डिटर्मिनेंट निकालना। ए बराबर क्या दिया गया बताओ, 1 2 4 दिया गया है ना। 2 से अगर गुना कर दें तो कितना होगा बताओ, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 2 2 जा हो जाओ। इधर ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट ए 2a का निकालना है, तो अब इसका निकाल लेते हैं। 4 दूनी का 8, 8 चौके 32, 32 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा बताओ, माइनस हो गया एलएचएस। आरएचएस अगर देखें आरएचएस, तो आरएचएस क्या कर रहा है, 4 डिटर्मिनेंट ए, तो ए कितना दिया गया बाबू, 1 2 4 2, ठीक। डिटर्मिनेंट ए निकालने कितना हो जाएगा, 2 -8, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू -6, ठीक है, -6। और किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से, तो 4 डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 4 क्रॉस -6 यानी -24। हम कह सकते हैं बाबू कि एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है। जिस तरह से 3 बना है उसी तरह से आपका 4 भी बनेगा, तो चलिए 4 भी बता देते हैं, ठीक है ना। सुनिए 4 क्या कह रहा है, 4 नंबर कि ए बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है, 1 0 1 0 1 2 0 0 4,
ठीक है, सवाल कर रहा है कि सिद्ध करना है, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है बाबू कि 3a इजकल टू 27 डिटर्मिनेंट ए, ये सिद्ध करना है। देखते हैं कैसे सिद्ध करते हैं। सुनो, सबसे पहले हम इसका एलएचएस लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। एलएचएस कह रहा है कि 3a डिटर्मिनेंट, यही ना कह रहा है 3a डिटर्मिनेंट। ए बराबर क्या दिया गया बताइए, 101, 012 और 004। पहले 3 से गुना करना है तो 3a इजकल टू 3 1 में 3 से 3 0, 3 में 1 से 3 0, 3 3 2 जा 6 0 0 12 हो गया। अब इसका वैल्यू निकाल देना है। ध्यान देना, 3a डिटर्मिनेंट का अगर वैल्यू निकालें तो बाबू मेरे 3 लेते हैं, इसके रो और कॉलम को छोड़ दें तो 3 6 0 12। अब ध्यान दो, ध्यान देना, सुनो देखो हम कैसे हल करते हैं, इस पे हल कर लेते हैं, इस पे जिस पे अधिक जीरो होगा वही पे, और जीरो पे अगर हम सॉल्व करें तो जीरो होगा, जीरो पे जीरो होगा, यानी आंसर इतना ही हो जाएगा। 3 12 3 36 माइनस 0 और 36 3 100। आगे नहीं हल किए, क्यों नहीं हल किए, क्यों सर, क्योंकि अब यहाँ पे हम माइनस 0 लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आता, फिर हम प्लस 0 लेते हैं तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आता है, जीरो में किसी से गुना करते हैं तो जीरो होता है, इसलिए हम इस दोनों को हटा देते हैं। ठीक है ना, चलिए अब क्या है सुनिएगा, अब क्या है सुनिए, एलएचएस हो गया, अब आरएचएस लेकर चलते हैं। आरएचएस क्या कह रहा है कि 27 और डिटर्मिनेंट ए, 27 डिटर्मिनेंट ए, ए का डिटर्मिनेंट पहले निकाल लेते हैं। ए इक्वल टू कितना दिया गया है बाबू, 101, 012, 004, यही है ना। चलिए डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, बताओ कितना हो जाएगा। सुनो 1 लेते हैं, उसके रो कॉलम को छोड़ दीजिए, 1 2 0 4, 0 पे मान 0, 0 पे मान 0। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 इंटू 4 माइनस 0, यानी कितना हो गया। ठीक, अब सवाल कर रहा है कि डिटर्मिनेंट ए में 27 से गुना, तो 27 डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 27 गुना कितना हो जाएगा 4, 27 गुना 4, और 27 में 4 से गुना कीजिएगा तो 108। और आप देख सकते हैं कि सर एलएचएस बराबर आरएचएस। बोलो कोई दिक्कत है तो आप बताएं, क्या नहीं, देखिए इसमें होता क्या है ना, डिटर्मिनेंट में सुन, डिटर्मिनेंट कहाँ लिखे हैं, डिटर्मिनेंट में होता क्या है ना कि अगर कितने कोटि का है, जैसे मान लो ये 2 क्रॉस 2 का रहेगा ना तो यहाँ पे के स्क्वायर हो जाता है, ये आगे मिलेगा आपको। अगर मान लीजिए 3 क्रॉस 3 का रहता, 3 क्रॉस 3 का रहता तो के क्यू होता है, यानी के ए में अगर आप गुना करते हैं तो कितने कोटि का रहता है, एन और डिटर्मिनेंट ए होता है। ठीक है ना, तो ये आगे अभी हमको बताना है, इसलिए हम बताएं, ये क्यों समझाएं कि इसका अर्थ क्या है कि ए में के से गुना करके तब डिटर्मिनेंट निकालिए, और यहाँ पे क्या है कि डिटर्मिनेंट ए निकाल के तब के से गुना कीजिए। ये नियम चलता है, लेकिन ये अभी आपको आगे हम बताएंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5, निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात करें। 3 क्रॉस 3 का ये आप स्वयं बना सकते हैं, आप बना लीजिएगा। ठीक ना, 6 नंबर में बन जाएगा, डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 का है, डिटर्मिनेंट निकालना है। 7 नंबर बता देते हैं, ठीक है ना, 7 बन जाएगा। अच्छा देखते 7 बता दें। 7 जो है सुनिए, 7 का पहला x का वैल्यू निकालना है। अभी एगो सवाल बताए थे ना, 2 4 5 1 इक्वल टू 2x 4 6x। देखो 2 में 1 से गुना 2 माइनस 5 चौके 20 इक्वल कितना हो जाए बताओ, 2x स्क्वायर माइनस 6 चौके, इधर माइनस 18 प्लस 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर। 18 2 20 यानी 6 हो जाएगा जी, 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 से कटा देंगे 3, x स्क्वायर इक्वल टू 3, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट। कोई दिक्कत, ठीक है ना। इसका दूसरा इसी तरह से बन जाएगा, और एक 8 नंबर ऑब्जेक्टिव है, तो 8 नंबर भी हम लोग देख ही लेते हैं। देखो क्या है, x 2
18x इक्वल टू 6 to 18। तो x का मान बताना है। देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 18 दूनी का 36, 36 माइनस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 36, यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 6 ऑप्शन नंबर बी आपका सही है और ये आंसर। बोलिए बन जाएगा? हो जाएगा। इसमें और कोई पूछना है? 4.2 प्रॉपर्टीज पढ़ाना है, सारणी का गुणधर्म, तो इसको रहने देते, इसको अगले क्लास में लेंगे, ठीक है ना? हाँ कल चला देंगे, कल अगर देखिए ठीक है, इसको कल के क्लास में हम बता देंगे। चलिए ठीक।